जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू एग्ज़ाम अचीवर्स। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब लोग चाहते हैं कि मैं रोज़ आप लोगों के लिए आर्मी टेक्निकल का मॉडल पेपर लेकर आऊं, तो फ्रेंड्स रोज़ तो मैं आप लोगों के लिए आर्मी टेक्निकल का मॉडल पेपर नहीं ला सकती, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूं कि जितने जल्दी हो सके आप लोगों के लिए टेक्निकल के मॉडल पेपर लेकर आऊँ। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आर्मी टेक्निकल का 4th मॉडल पेपर, जिसमें आपको पूरे 50 क्वेश्चन सॉल्यूशन के साथ मिलेंगे। तो चलिए इस पेपर की प्रैक्टिस कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन भी मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, 1917 को कौन सी क्रांति हुई थी? तो फ्रेंड्स 1917 को रूस में बोल्शेविक क्रांति हुई थी, जिसे बोल्शेविक क्रांति के नाम से जाना जाता है। और इसे बोल्शेविक क्रांति इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें बोल्शेविक नामक का जो राजनीतिक समूह है उसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, इसलिए इसे बोल्शेविक क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा बोल्शेविक। रिंग 5 क्या है? तो फ्रेंड्स रिंग 5 क्या है? रिंग 5 जो है वो ओलंपिक खेलों का प्रतीक है। ये जो सिंबल आप देख रहे हैं ये रिंग 5 का है, जो कि क्या डिनोट करते हैं? ये दुनिया के 5 मुख्य महाद्वीपों को दर्शाते हैं। जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं, ये क्या है? ऑस्ट्रेलिया है, एशिया है, अफ्रीका है और अमेरिका है। तो इस तरह से ये जो महत्वपूर्ण 5 महाद्वीप है उनको दर्शाते हैं। तो रिंग 5 क्या है? ये एक ओलंपिक खेलों का प्रतीक रखा गया है। दीन है इलाही धर्म किसने चलाया था? दीन इलाही धर्म किसके द्वारा चलाया गया था? अकबर के द्वारा। साहित्य लहरी के रचनाकार है, तो साहित्य लहरी के रचनाकार कौन है? सूरदास जी हैं। हैदराबाद किस नदी के तट पर बसा हुआ है? मूसी नदी के तट पर। 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद बंगाल में कौन सा विप्लव हुआ था? तो कौन सा विप्लव हुआ था 1857 के तुरंत बाद? बंगाल में नील विद्रोह हुआ था, जो कि बंगाल के किसानों के द्वारा नील की खेती को लेकर किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न संख्या श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? तो सीरीज अगर हम ध्यान से देखिए तो 5 के बाद आया है 6, दैट मीन्स यहाँ पर 1 प्लस हुआ है। 6 के बाद 10 आया है, यहाँ पर 4 यानी कि 2 का स्क्वायर मान सकते हैं। 10 के बाद 19 है, 3 का स्क्वायर कितना होता है? कितना? 9 होगा। 10 + 9 19। 19 में यहाँ पर अगर हम 4 का स्क्वायर करके 16 ऐड करें तो 19 + 16 कितना होगा? 35। उसके बाद यहाँ पर आएगा 5 का स्क्वायर 25, 35 + 25 यहाँ पर कितना हो जाएगा? 60। तो नेक्स्ट टर्म क्या होनी चाहिए? 6 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर कितना? 36। 36 इसमें ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा? 6 और 6 + 3 9। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 96। किलोग्राम का जो संबंध क्विंटल से है उसी प्रकार संबंध पैसे का किससे है? तो किलोग्राम और क्विंटल में क्या रिलेशन होता है? 100 किलोग्राम हम जानते हैं कि 100 kg बराबर 1 क्विंटल होता है। 1 क्विंटल होता है 100 किलोग्राम में। तो इसी तरह से 100 पैसे में कितने रुपए होते हैं? 1 रुपया। तो इसी तरह से हम कह सकते हैं कि जो पैसा है उसका संबंध किससे होगा? 1 रुपये से, यानी कि रुपया। सुचेंद्रा का परिचय देते हुए नमन कहता है, वह मेरी माँ के इकलौते भाई के इकलौते भांजे की पत्नी है। तो चलिए हम डायग्राम बनाते हैं और डायग्राम से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सुचेंद्रा का परिचय देते हुए नमन ने कहा कि वह मेरी माँ, तो कौन किसकी माँ हुई? ये नमन हुआ, नमन की माता जी होंगी। के इकलौते भाई, तो माँ का ये इकलौता भाई है। भाई और बहन को हम इस तरह से आमने सामने सर्कल से डिनोट करते हैं। भाई के इकलौते भांजे, इकलौता भांजा भाई का कौन हुआ? भांजा कौन होता है? बहन का बेटा। तो ये इसकी बहन और इसका बेटा, तो ये क्या हुआ? इसका भांजा हुआ कि पत्नी है। तो ये कौन हुई? सुचेंद्रा। ये पति पत्नी को हम बाय डायरेक्शनल एरो से डिनोट करते हैं। तो ये नमन की क्या हुई? सुचेंद्रा पत्नी हुई। तो इस तरह से इसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन में क्या कहा इन्होंने? सुचेंद्रा नमन से किस प्रकार संबंधित है? तो सुचेंद्रता और नमन में क्या से रिलेशन है? वो उसकी क्या होगी? पत्नी होगी, यानी कि वाइफ होगी। एक्स दक्षिण दिशा की ओर चलना प्रारंभ करके 5 मीटर चलती है। चलिए एक्स ने कहाँ से स्टार्ट किया है? दक्षिण। पहले तो डायरेक्शन हम आपको बता देते हैं, ये ईस्ट है, वेस्ट है, नॉर्थ है और साउथ है। साउथ दक्षिण दिशा की ओर चलना प्रारंभ किया, तो ये नीचे चलना प्रारंभ किया, ये दक्षिण दिशा। उसके बाद क्या करा? 5 मीटर चलती है, ये 5 मीटर चली और उसके बाद बाएं मुड़ जाती है। तो उसका बायां किधर होगा? अगर उसका मुंह नीचे है तो इधर उसका दायां होगा और इधर बायां। तो इधर मुड़ जाती है और 3 मीटर चलती है, 3 मीटर की दूरी तय करती है।
पुनः वह दाएं मुड़ जाती है, तो अब उसका दायां किधर होगा, नीचे। और कितना चलती है, 5 मीटर चलती है, तो ये 5 मीटर चली। अब यहाँ आके वो रुकी है। अब इन्होंने कहा है बताएं एक्स किस दिशा में मुंह किए खड़ी है, तो वो किस दिशा में मुंह होगा उसका, इस दिशा में। मतलब कौन सी दिशा है ये, दक्षिण दिशा। तो किस दिशा में उसका मुख होगा, दक्षिण, यानी कि साउथ डायरेक्शन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकृति का मात्रक है। डिस्टोर्शन की यूनिट क्या होती है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले तो हम डिस्कस कर लेते हैं कि विकृति होता क्या है। तो विकृति, अगर हम कोई तार लेते हैं, तो यदि तार की लंबाई, यदि तार के ऊपर कोई सा भार डाला जाए तो उसकी लंबाई में जो भी परिवर्तन होता है या वृद्धि होती है, तो लंबाई में जो वृद्धि होगी और उसकी जो प्रारंभिक लंबाई होगी, उनका जो अनुपात होता है उसे क्या कहते हैं, विकृति कहा जाता है। तो ऊपर भी लंबाई है और लंबाई का मात्रक हम सभी को पता है क्या होता है, मीटर होता है, और नीचे भी क्या है, लंबाई है। तो ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, तो इसकी जो यूनिट आएगी, इसका जो मात्रक आएगा वो क्या आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी नहीं बचेगा। 1 मतलब यहाँ पर कुछ भी नहीं है। दोनों मीटर मीटर, दोनों लंबाई के मात्रक एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा। तो हम कह सकते हैं कि जो विकृति है वो एक मात्रकहीन होती है। ऊष्मा का मात्रक क्या होता है, तो ऊष्मा का जो ऐसा यूनिट है वो क्या होती है, कैलोरी होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी निश्चित दूरी के लिए दो प्रोटॉनों के बीच का विद्युत बल उनके बीच लगे गुरुत्वाकर्षण बल का कितना गुना होता है। तो फ्रेंड्स, दो प्रोटॉनों के बीच लगने वाला जो विद्युत बल होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स जिसे कहते हैं, वो कितना होता है, उसका फॉर्मूला आप सभी को याद होना चाहिए, होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। ये होता है इलेक्ट्रिक फोर्स दो प्रोटॉनों के बीच का। और इन दोनों ही प्रोटॉनों के बीच में जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स, अगर मैं उसको G से डिनोट करूँ तो वो क्या कितना होता है, Gm1m2/r²। ये दो फॉर्मूले होते हैं। ये इलेक्ट्रिक फोर्स होता है दो प्रोटॉनों के बीच में, और ये क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। तो इन्होंने क्या कहा है क्वेश्चन में कि कितना गुना होता है, तो हम इन दोनों का रेशो ले लेते हैं। ये मान लिया इलेक्ट्रिक फोर्स दो प्रोटॉनों के बीच में, और ये मान लिया गुरुत्वाकर्षण का बल, इन दोनों का हम रेशो ले लेते हैं। तो वो कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 r² डिवाइड बाई Gm1m2r²। और ये r से r कैंसिल हो जाएगा। और फ्रेंड्स इसकी जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, ये होती है 9.0 × 10⁹ और ये जो चार्ज होता है, प्रोटॉन का जो चार्ज होता है, प्रोटॉन का चार्ज की वैल्यू भी आपको याद होनी चाहिए, वो कितनी होती है, 1.6 × 10⁻⁻19। तो ये वैल्यू मैंने यहाँ पुटअप कर दी, 1.6 × 10⁻⁻19, और ये मैंने स्क्वायर कर दिया है, क्योंकि जो प्रोटॉन के दोनों चार्ज हैं उनकी वैल्यू सेम होती है, तो ये स्क्वायर हो जाएगा। डिवाइड में जो जी है, जी की वैल्यू भी आपको याद होनी चाहिए, वो कितनी होती है, 6.67 × 10⁻11। ठीक है। और यहाँ पर जो प्रोटॉन का मास है, प्रोटॉन के मास की वैल्यू भी आपको याद होनी चाहिए, वो कितना होता है, 1.67 × 10⁻⁻27। वो वैल्यू यहाँ पुटअप कर देती, 1.67 × 10⁻⁻27, और इसका भी स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि दोनों प्रोटॉन जो सेम हैं तो उनके मास भी क्या होंगे, सेम होंगे। तो अगर मैं इसको और आगे सॉल्व करूँ, इनको एक साइड लिख लेते हैं, ये 9.0 हो जाएगा इंटू 1.6 का स्क्वायर डिवाइड में 6.67 इंटू 1.67 का स्क्वायर। ये वैल्यू अलग लिख लेते हैं और 10 वाली वैल्यू अलग लिख लेते हैं। ये 10⁻9 यहाँ लिखा, ये 19 2 कितना हो जाएगा, इंटू 10⁻38 हो जाएगा। ये 19 2 38 हो जाएगा, डिवाइड में ये 10⁻11 मैंने एज इट इज़ लिखा, और ये 27 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 10⁻⁻54। अब मैंने ये अलग इसलिए किया है क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन है वो इस तरह से है, ये 10⁻, यहाँ पर 26 है, 10⁻30 है, 10⁻32 और 10⁻36। तो कितने 10⁻ में हमारा आंसर आना चाहिए। तो हम इस वैल्यू को सॉल्व नहीं करते हैं, क्योंकि हमें जो क्वेश्चन ऑप्शन दिए हैं वो 10⁻ में दिए, तो हम 10⁻ को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये -38 + 9 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10⁻⁻29 डिवाइड में ये
-11 और -54 ऐड हो जाएंगे तो 10 टू द पावर माइनस कितना हो जाएगा 65। 65 ऊपर चला जाएगा, पावर को ऊपर ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगी। 10 टू द पावर 29 मल्टीप्लाई में 10 टू द पावर 65। 65 में से 29 को माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा फाइनली 10 टू दी पावर 36। तो जो हमारा आंसर होगा फ्रेंड्स वो कितना मिलेगा 10 टू दी पावर 36। तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता है जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय न हो। तो यह कौन सा नियम है? न्यूटन की गति का विषयक प्रथम नियम है, द्वितीयक नियम है, तृतीयक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये कौन सा नियम है? न्यूटन का गति का प्रथम नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्तु का संवेग निर्भर करता है। तो संवेग को डिनोट करते हैं P से फ्रेंड्स, और इसका फॉर्मूला होता है m इंटू वी, जहाँ पर m क्या होता है? इसका मास होता है यानी कि द्रव्यमान, और ये क्या होता है? वेलोसिटी यानी कि वेग होता है। तो हम कह सकते हैं कि ये उसके द्रव्यमान और वेग पर तो निर्भर करता ही है। तो ये द्रव्यमान पर भी निर्भर करता है, और यहाँ पर ऑप्शन में दिया है विस्थापन पर और समय पर भी निर्भर करता है। क्या? तो जो वेग होता है, वेग क्या होता है फ्रेंड्स? उसका जो डिस्प्लेसमेंट होता है यानी कि विस्थापन बटा समय। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो वेग है वो किस पर निर्भर कर रहा है? विस्थापन पर भी और समय पर भी, और जो संवेग है वो वेग पर निर्भर कर रहा है। तो इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं कि जो संवेग है वो विस्थापन और समय पर भी निर्भर कर रहा है। तो इस तरह से द्रव्यमान पर तो निर्भर कर ही रहा है, विस्थापन पर भी निर्भर कर रहा है, और विस्थापन में लगने वाले समय पर भी निर्भर कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि जो वस्तु का संवेग है वो उपयुक्त सभी पर निर्भर करता है। निम्न में से बल का मात्रक नहीं है। पाउंड भी बल का मात्रक है, पाउंड में बल को नापा जाता है। डाइन भी होता है, डाइन में भी नापा जाता है। जूल और न्यूटन, न्यूटन में भी बल को नापा जाता है, लेकिन जूल क्या होता है? ऊर्जा का मात्रक होता है, बल का मात्रक नहीं है। तो उसका राइट आंसर क्या होगा? जूल। यह बल का मात्रक नहीं है। पृथ्वी के अंदर जाने पर किसी वस्तु के भार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? घटेगा, बढ़ेगा, इनमें से कोई नहीं है, स्थिर रहेगा। तो फ्रेंड्स जो किसी भी वस्तु का जो भार है उसको W से डिनोट किया जाता है, और उसका फॉर्मूला होता है mg। तो ये किस पर? द्रव्यमान पर निर्भर करता है, और जो ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, इस पर भी डिपेंड करता है। तो हम जैसे जैसे नीचे आते जाते हैं तो ये जो g है इसकी वैल्यू कम होती जाती है, और ऊपर जाने पर इसकी वैल्यू क्या होती है? बढ़ती है। तो जैसे जैसे नीचे आएंगे तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भी क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। तो इनडायरेक्टली जो भार है उसमें भी क्या आएगी? कमी आएगी। तो जैसे जैसे हम पृथ्वी के अंदर जाते जाएंगे तो वस्तु का जो भार है वो भी क्या होता जाएगा? घटता जाएगा। यदि बल F किसी वस्तु पर लगने वाले वेग प्रदान करता है तो शक्ति का मान क्या होगा? तो फ्रेंड्स हम सभी जानते हैं जो शक्ति होती है यानी कि पावर, जैसे P से डिनोट किया जाता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है? किया गया कार्य बटा समय, यानी कि कार्य करने की दर को हम शक्ति कहते हैं। दर जब भी आती है फ्रेंड्स, दर हम कहते हैं तो उसका मतलब ये है कि वो समय से उसको डिवाइड किया है। इन्होंने क्या कहा है कि एक ऑब्जेक्ट है जिस पर कौन सा बल लगाया गया है? F बल लगाया गया है, और उसमें कितना v वेग उसे प्रदान किया गया है। तो यहाँ पर जो कार्य होता है, कार्य किससे डिनोट किया जाता है? लगाया गया बल और उसमें कितना विस्थापन हुआ है। तो हम मान लेते हैं कि इसमें कितना s विस्थापन हुआ है, तो जो ये एक्सेस की वैल्यू को हम s मान लेते हैं, ये f है, ये w हो जाएगा। अगर मैं दोनों साइड t से डिवाइड कर दूं तो ये w डिवाइड बाय t क्या हो जाएगा? p हो जाएगा, और ये तो f एज इट इज़ है, और s डिवाइड बाय t क्या होता है? वेग होता है। तो ये क्या हो जाएगा? f डॉट v। तो हम कह सकते हैं कि जो शक्ति है वो बल और वेग के रूप में अगर प्रदान की जाए तो वो क्या होगी? F इंटू वी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? F इंटू वी। निम्न में से किसकी तरंग लंबाई सबसे अधिक होती है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? रेडियो तरंगों की होती है, और उससे कम इंफ्रारेड की होती है, उससे कम दृष्टिगोचर की होती है, और उससे कम होती है एक्सरे किरण की। लेकिन सबसे कम पूछा जाए तो वो किसकी होती है? गामा किरणों की सबसे कम तरंग लंबाई होती है। निम्नलिखित में से किस ईंधन का कैलोरी मान सबसे अधिक होता है? तो फ्रेंड्स जो हाइड्रोजन है उसका जो कैलोरी मान है वो सबसे अधिकतम होता है। और कैलोरी मान क्या होता है कि ईंधन के पूर्ण दहन, मतलब ईंधन के पूरे जल जाने के बाद जो गर्मी उत्पन्न होती है उसे क्या कहते हैं? उस ईंधन का कैलोरी मान। एक स्थिर चुंबक हमेशा दर्शाती है। तो एक स्थिर चुंबक हमेशा कौन सी दिशा को दर्शाती है? उत्तर उत्तर तथा दक्षिण दक्षिण दिशा को एक स्थिर चुंबक दर्शाती है। कैपेसिटर किस में ऊर्जा रखता है? तो जो कैपेसिटर होता है वो किस में ऊर्जा को रखता है? विद्युत स्थितिक क्षेत्र में, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में हमेशा ऊर्जा को होल्ड करके रखता है।
फ्यूज़ तार किस पदार्थ के बने होते हैं? तो फ्रेंड्स फ्यूज़ तार ऐसे तार होने चाहिए जो कि क्या होते हैं, जिनका गलनांक और प्रतिरोध दोनों ही क्या होने चाहिए, कम होने चाहिए, ताकि फ्यूज़ तार पर जब लोड पड़ता है तो वो आसानी से टूट जाना चाहिए, जिससे सर्किट बंद हो जाना चाहिए। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इनका गलनांक और प्रतिरोध कम होना चाहिए। तो किसका गलनांक और प्रतिरोध कम होता है? सीसा और टीन के मिश्र धातु का। इसलिए फ्यूज़ तार किस पदार्थ के बने होते हैं? सीसा टीन मिश्र धातु के। स्त्रियों की आवाज़ पुरुषों की अपेक्षा पतली होती है, क्योंकि स्त्रियों की आवाज़ में क्या होता है, तो स्त्रियों की जो आवृत्ति होती है वो सबसे अधिक होती है, इसलिए उनकी जो आवाज़ होती है पुरुषों की अपेक्षा पतली होती है। ऊर्जा नहीं ले जाई जा सकती कि कौन से तरंगों के द्वारा ऊर्जा नहीं ले जाई जा सकती? तो फ्रेंड्स ऊर्जा जब एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है तो उसका क्या कारण होता है, वो किसके द्वारा संचरण करती है? तो ये तरंगों के द्वारा ऊर्जा का स्थानांतरण एक स्थान से दूसरे स्थान तक होता है। तो जो अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य तरंगें होती हैं, अनुप्रस्थ तरंगों में माध्यम के जो कण होते हैं वो इसकी लंबवत दिशा में गति करते हैं, और अनुदैर्घ्य तरंग जो होती है उसमें जो माध्यम के कण हैं वो तरंग की दिशा में गति करते हैं। तो ये तरंगे जो होती है, इन तरंगों को क्या कहा जाता है? प्रगामी तरंगे कहा जाता है। तो प्रगामी तरंगे होती हैं, कणों के माध्यम से ऊर्जा का संचरण होता है, उन्हें प्रगामी तरंगे कहा जाता है। तो प्रगामी तरंगों के द्वारा ऊर्जा ले जाई जा सकती है। तो अनुप्रस्थ प्रगामी तरंगों के द्वारा भी लेके जा सकते हैं, अनुदैर्घ्य प्रगामी तरंगों के द्वारा भी ऊर्जा ले जाई जा सकती है। अब हम बात करते हैं अप्रगामी तरंगे और विद्युत चुंबकीय तरंगे। तो विद्युत चुंबकीय तरंगों में भी ऊर्जा ले जाई जा सकती है। अप्रगामी तरंगे होती है उनके द्वारा ऊर्जा का संचरण नहीं हो पाता है, क्योंकि अप्रगामी तरंगों में क्या होता है, दो तरंगे होती हैं, इसमें दोनों एक इस दिशा में गति करती है और एक इसकी विपरीत दिशा में गति करती है। तो इस तरह की जो तरंगे होती हैं उन्हें अप्रगामी तरंगे कहा जाता है। तरंगे गति तो करती है लेकिन इनमें ऊर्जा का संचरण नहीं हो पाता है, इसलिए जो ऊर्जा है वो कौन सी तरंगों के द्वारा नहीं ले जाई जा सकती है? अप्रगामी तरंगों के द्वारा नहीं ले जाई जा सकती। किसी समय पर एक खंभे की परछाई की लंबाई खंभे की लंबाई के √3 गुना है, तो उस समय सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा? तो मान लिया ये खंभा है जिसकी हमने हाइट h मान ली है, और ये इसकी परछाई इस तरह से बनती है। इन्होंने कहा है कि जो खंभे की परछाई की लंबाई है वो क्या है? खंभे की लंबाई की √3 गुना है। तो ये h है, तो ये कितनी हो जाएगी? √3h। तो इन्होंने कहा है कि जो सूर्य का बनने वाला उन्नयन कोण, मतलब ये जो कोण बन रहा है, ये आपसे पूछा है कितना होता है। तो यहाँ पर हमारे पास लंब है और आधार है, तो लंब बटा आधार, ये आपको पता होगा किसका फॉर्मूला होता है? tan थीटा का। ठीक है, तो अब यहाँ पर tan थीटा की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ये h से h कैंसिल हो गया, और 1/√3 थीटा में किसकी वैल्यू होती है? tan 30 की। tan 30 की वैल्यू को हम क्या बोलते हैं? 1/√3। तो 1/√3 की प्लेस पे मैंने tan 30 लिख दिया है। tan से यहाँ पर tan कैंसिल हो गया, तो थीटा की जो वैल्यू मिल गई वो कितनी मिल गई? 30 डिग्री। तो जो सूर्य का उन्नयन कोण है वो कितना है? 30 डिग्री है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको डिफ्रेंशिएशन करना है x⁴ का। तो किसी की भी x की पावर n का जो डिफ्रेंशिएशन है d/dx करते हैं, उसका फॉर्मूला क्या होता है? पावर आगे आ जाती है और एक पावर उसमें से माइनस हो जाती है। तो इस तरह से ये रूल हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। पावर आगे आ जाएगी, 4 आगे आ जाएगा, और x की पावर 4 - 1 हो जाएगा। दैट मीन्स इसका आंसर क्या होगा? 4x की पावर 3। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपको डिफ्रेंशिएशन करना है। यहाँ पर एक सिंगल x नहीं दिया है, एक इक्वेशन दे के रखी है। तो इन सभी का जब ये प्लस में होते हैं तो इनका डिफ्रेंशिएशन हम इस तरह से कर सकते हैं, d/dx x की पावर 3 प्लस d/dx x की पावर स्क्वायर का कर सकते हैं, प्लस 2 कांस्टेंट आगे आ जाएगा, d/dx x का करेंगे, प्लस 5 और d/dx। ठीक है, ये 5 यहाँ लिखा। और मैंने अभी बताया कि जो पावर का फॉर्मूला लगाते हैं उसका डिफ्रेंशिएशन करते पावर आगे आ जाती है और एक उसमें से माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। इसी तरह से 2 आगे आ जाएगा, 2 में से एक माइनस हो जाएगा, 1 बचेगा, प्लस 2 और यहाँ पर कुछ नहीं है। दैट मीन्स इसका होगा 1, x का 1 होता है डिफ्रेंशिएशन, और ये कांस्टेंट 5 का कांस्टेंट का जो डिफ्रेंशिएशन फ्रेंड्स होता है वो कितना होता है? 0 होता है। तो 0 लिख दिया। तो फाइनल आंसर रहेगा 3x² प्लस 2x प्लस 2। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 की पावर √3 क्या है? एक प्राकृत संख्या, एक नेचुरल नंबर है, एक इंटीजर है, एक परिमेय संख्या है, या एक अपरिमेय संख्या है? तो फ्रेंड्स ये क्या है? एक अपरिमेय संख्या है, एक इरेशनल नंबर है।
निम्न में से कौन सी एक परिमेय संख्या है? तो √2 का अगर हम स्क्वायर करें तो ये कितना मिलेगा, हमें 2 मिलेगा, जो कि एक क्या है, पूर्णांक नंबर, एक परिमेय संख्या है। बाकी 2 √2 2 प्लस √2 डिवाइड बाई 2 सभी क्या है, एक इरेशनल नंबर है, क्योंकि √2 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। ये किसी के साथ प्लस होगा, मल्टीप्लाई होगा या डिवाइड होगा तो इरेशनल नंबर ही मिलेगा। तो ये तीनों तो क्या हुए, इरेशनल नंबर हुए। लेकिन यहाँ पर √2 का स्क्वायर हो गया और अंडर रूट हट गया, सिर्फ सिंपल 2 मिला, इसलिए क्या है, ये एक परिमेय संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/1 माइनस कॉस एक्स का आपको इंटीग्रेशन करना है, इसका समाकलन आपको करना है। तो किस तरह से इसका इंटीग्रेशन करते हैं फ्रेंड्स? तो 1 माइनस कॉस एक्स का कोई इंटीग्रेशन नहीं होता है 1/1 माइनस कॉस एक्स का। तो इसलिए हमें क्या करना होगा, इसको हटाने के लिए आपने सभी ने फॉर्मूला पढ़ा होगा cos 2 थीटा का। cos 2 थीटा कितना होता है, 2x, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x होता है। तो वही फॉर्मूला हम यहाँ अप्लाई कर देते हैं। कितना होगा, 1 एज इट इज़ लिखा, 1 माइनस कॉस एक्स की जगह पे x, यहाँ पर 2x का फॉर्मूला लगाया लेकिन यहाँ पर x ही है, तो हम क्या कर देते हैं, इनका आधा कर देते हैं। तो वैल्यू क्या मिल जाएगी, ये हाफ हो जाएगा। तो ये कॉस एक्स का फॉर्मूला क्या मिलेगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, हाफ कर दिया, इसलिए एक्स की वैल्यू यहाँ पर हाफ हो गई, क्योंकि यहाँ पर सिंपल एक्स है। अगर 2x होता तो यहाँ पर सिंपल x होता। ये फॉर्मूला हमने यहाँ पर अप्लाई कर दिया। ये इंटीग्रेशन का साइन लगाया यहाँ पर, ये dx लिखा, अगेन इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ये प्लस हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 dx। ये 1 से 1 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे क्या मिला, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। इसको आगे और सॉल्व करेंगे, 1/2 कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और 1/sin थीटा क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। और इसका आप डिफ्रेंशिएशन कर सकते हो, और कॉसेक स्क्वायर का इसका आप इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो कॉसेक स्क्वायर एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है फ्रेंड्स, वो कितना होता है, माइनस कॉट एक्स होता है। तो ये x/2 है, इसलिए x/2 लिखा, और 1/2 क्या था, इसके मल्टीप्लाई में। तो ये माइनस लगाया, 1/2 कांस्टेंट था, ये बाहर आ गया, और x/2 का फिर से करेंगे तो कितना मिलेगा हमें, इसके डिवाइड में 1/2 मिलेगा, और 2 ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 2 ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, और फाइनल आंसर जो मिलेगा वो कितना मिलेगा हमें, माइनस का कॉट x/2 प्लस सी यहाँ पर एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट हम लगाते हैं, वही होता है, ये मैंने लिखा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, माइनस कॉट x/2 प्लस सी। एक सिक्के को उछाले जाने पर टेल आने की प्रायिकता क्या होगी? प्रोबेबिलिटी आपको बताना है टेल आने की। तो सिक्के को जब उछाला जाता है तो हमारे पास 2 ही ऑप्शन होते हैं, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो ये तो पॉसिबिलिटी के ऑप्शन है हमारे पास 2, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/2। यहाँ पर जो नीचे लिखा होता है ये होते हैं कि आपके पास कितनी पॉसिबिलिटी है, तो हमारे पास 2 पॉसिबिलिटी होती है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, वो यहाँ लिखते हैं। और आपको चाहिए क्या, सिर्फ टेल ही चाहिए, तो वो यहाँ लिखा जाता है। तो सिर्फ टेल कितना है, 1 ही है, इसलिए इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1/2। यदि समीकरण x² माइनस एक्स माइनस 2 = 0 के मूल अल्फ़ा बीटा हो तो वह द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल क्या होते हैं, 2 अल्फ़ा एवं 2 बीटा प्लस 1 हो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण के मूल अल्फ़ा बीटा हो तो उनका जो सम होता है अल्फ़ा प्लस बीटा, वो कितना हो, -b/a होता है, और उनका मल्टीप्लिकेशन कितना होता है, c/a होता है। तो यहाँ से हम a प्लस बी की वैल्यू निकाल लेंगे, तो a प्लस बी क्या होगा यहाँ पर, -b। अब यहाँ पर b और a क्या होगा, ये इसके साथ जो कांस्टेंट होता है वो a होता है, इसके साथ जो होता है b, और ये क्या होता है c। अब हम कंपेयर करेंगे, b की वैल्यू कितनी यहाँ पर, x के साथ -1 है, तो ये -1 यहाँ लिख दिया मैंने, माइनस तो ऑलरेडी था, -1, और a की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, इसके x² के मल्टीप्लिकेशन में जो भी होता था, x² के मल्टीप्लाई में कुछ नहीं है, मतलब 1, तो ये 1 हुआ। तो फाइनली a प्लस बी की वैल्यू कितनी मिली, 1, और अल्फ़ा इंटू बीटा c/a होता है। c की वैल्यू कितनी है, -2, और a की वैल्यू 1, तो इसकी वैल्यू कितनी मिलेगी, -2। अब आपको वो इक्वेशन ज्ञात करना है जिसके मूल कितने हों, 2a + 1 और 2b + 1। ये जो मूल है इसके आपको ऐसी इक्वेशन बनाना है। तो वो किस तरह से बनाएंगे, हम मूलों का सम निकालेंगे, मूलों का सम में इन दोनों को हम जोड़ देंगे, वो क्या होगा, अब इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे तो a + b हो जाएगा, और ये +1 कितना मिलेगा यहाँ पर, 2। और हमें पता है कि a + b यानी अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी, 1 निकाल चुके हैं, तो
तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 2, मतलब 2 प्लस 2 कितना मिलेगा यहाँ पर 4, ये मिल गए। अब दूसरी चीज़ क्या फाइंड आउट करेंगे, 2a प्लस 1 इंटू 2b प्लस 1। अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन निकालेंगे, मल्टीप्लिकेशन इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या इक्वेशन बनेगी, 4ab प्लस 2a प्लस b और प्लस 1। अब इनकी वैल्यू हम यहाँ पर पुटअप कर देते हैं, 4 इंटू ए इंटू बी, ए इंटू बी की वैल्यू हम कितनी -2 निकाल चुके हैं, वो यहाँ लिख दी, प्लस 2, और ए प्लस बी की वैल्यू कितनी निकाली हमने यहाँ पर 1, ये लिखा मैंने 1 और प्लस का 1, ये हो जाएगा 4 2 सा 8 माइनस का प्लस का 2 प्लस का 1, 2 प्लस 1 3 -8 प्लस 3 करेंगे तो कितना मिलेगा माइनस का 5। तो हमारी जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बननी चाहिए, वो इस तरह से बनेगी कि एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पर क्या होगा मूलों का योग, और मूलों का योग हम कितना निकाल चुके हैं, ये यहाँ पर 4 निकाल चुके हैं, तो ये हो जाएगा 4 इंटू एक्स और मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल यहाँ पर कितना निकला है माइनस का 5, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पर मूलों का योग इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल इज इक्वल टू 0। तो मूलों का गुणनफल तो हमने कितना निकाला यहाँ पर माइनस का 5, तो माइनस का 5 है, ये माइनस मूलों का योग कितना निकाल चुके हैं +4, तो +4 रखा, तो हमारी जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई दो अंक एम एन के लिए m प्लस एन ये दिया है, m प्लस एन डिवाइड बाय m माइनस एन इज इक्वल टू आपको क्या दिया है 7:1। हम ये वाला पार्ट कंसिडर नहीं करते हैं 60 वाला, सिर्फ 7:1 वाला ही पार्ट लेके चलते हैं। इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, हो जाएगा m प्लस एन इज इक्वल टू 7m माइनस 7n। m एक साइड लेके जाते हैं और n एक साइड लेके जाएंगे, n इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 8n, और ये हो जाएगा इधर से 6m। ठीक है, और आगे सॉल्व कर लेते हैं, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, तो हमें इक्वेशन मिलेगी वो कितनी मिलेगी 4n इज इक्वल टू 3m। अब 4n और 3m को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 4 के डिवाइड में 1/n, n ऊपर जाके 4n ही हो जाएगा, इज इक्वल टू 3 इंटू m, m को हम क्या लिख सकते हैं 1/m। अगर इसको हम रिवर्स लेके जाएंगे, ऊपर लेके जाएंगे तो 3m ही हो जाएगा, इस तरह से इनको हम लिख सकते हैं। तो यहाँ से 1/m डिवाइड बाई 1/n जो है उसका रेशो हमें कितना मिला 3 डिवाइड बाई 4। तो ये इन्होंने क्वेश्चन में हमसे किसका रेशो पूछा है 1/m और 1/n का, तो 1/m मिल गया और 1/n इसका रेशो कितना मिला 3:4, 3:4 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कोट को 1353 रुपये के बजाय 1425 रुपये में बेचने पर 6% ज़्यादा प्राप्ति होती है, तो कोट का लागत मूल्य क्या होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमें क्या दिया गया है 6% ज़्यादा प्राप्त होते हैं, मतलब 6% का उसे लाभ हुआ है, लाभ प्रतिशत हुआ, और लाभ प्रतिशत यानी प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला कितना होता है SP माइनस CP अपॉन CP इंटू 100। अब यहाँ पर किसका लागत मूल्य है वो हमसे पूछा है, पर कितना प्रतिशत का लाभ हुआ उसे 6, वो यहाँ लिख दिया, और कितने में उसे बेचा गया तो ये यहाँ लिखा, वो सेलिंग प्राइस हो जाएगी, और कितने में उसे ख़रीदा था 1353 रुपये में ख़रीदा था, वो यहाँ लिखा, और CP हमें पता नहीं है इंटू 100। ये हमने इसको माइनस यहाँ पर इसलिए किया है क्योंकि ये क्या है उसका प्रॉफिट का है, यहाँ पर SP माइनस CP की जगह आप P भी लिख सकते हो। P उसको कैसे मिलेगा, 1425 में से आप 1353 रुपये घटा देंगे तो उसे कितना प्रॉफिट हुआ है, क्योंकि उसने कोट को इतने रुपए की बजाय इतने रुपए में बेचा, इसलिए उसको इतने का लाभ हुआ है, तो ये यहाँ पर क्या हुआ उसको प्रॉफिट हुआ, तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो प्रॉफिट आ जाएगा। तो प्रॉफिट कितना आएगा यहाँ पर 72 रुपये का प्रॉफिट आएगा, डिवाइड बाय CP इंटू 100 इज इक्वल टू 6। आगे और सॉल्व करेंगे इसको, 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, तो जो CP मिला वो कितना मिला 1200 रुपये, तो उसका जो लागत मूल्य था वो कितना था 1200 रुपये था। यदि एक धनराशि 12 वर्ष में दुगनी हो जाती है तो वह राशि कितने वर्ष में तिगुनी होगी। तो फ्रेंड्स धनराशि का बोला है मतलब अमाउंट है, और अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल, यानी कि मूलधन और उसका साधारण ब्याज दोनों का हम जोड़ देते हैं तो हमें जो मिश्र धन है या फिर राशि है वो मिल जाती है। तो उन्होंने राशि को कहा है 12 वर्ष में दुगनी हो जाती है। चलिए, तो ये राशि हमने दुगनी कर दी, दुगनी किसकी होगी ये मूलधन की होगी, यानी कि P की होगी, दुगनी कर दी,
और सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आप सभी को पता है, आर हमें पता नहीं है, और कितने वर्ष में दुगनी हो रही है, 12 वर्ष में, डिवाइड बाय 100 प्लस पी, पी इधर आके माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा पी, और ये हो जाएगा पी इंटू आर इंटू 12 डिवाइड बाय 100, पी से पी कैंसिल, यहाँ से आप आर की वैल्यू निकाल लेंगे, वो कितनी मिलेगी, आर इज इक्वल टू मिलेगा 100 डिवाइड बाय 12, ये मिल गया आर। अब इन्होंने क्या कहा है, तो वह राशि कितने वर्ष में तिगुनी होगी, तो तिगुनी के लिए आपको 3p हो जाएगा। एज इट इज़ आपको ये फॉर्मूला रखना है p इंटू यहाँ पर रेट, अब हम रेट जो है, रेट तो फिक्स रहेगा, उसका रेट की वैल्यू हम 100 डिवाइड बाई 12 निकाल चुके हैं, वो रख देते हैं, और टाइम इन्होंने पूछा है, और प्लस यहाँ पर आएगा p, p इधर आके माइनस हो जाएगा, ये बचेगा 2p इज इक्वल टू p इंटू 100 इंटू टी डिवाइड बाई 12। यहाँ से हम p से p कैंसिल कर देंगे, और ये हो जाएगा 2 इंटू 12, और यहाँ पर 100 भी है, ये 100 से 100 कैंसिल हो गया, तो t की वैल्यू कितनी मिलेगी, 12 दूना 24, तो कितने वर्ष में तिगुनी हो जाएगी, 24 वर्षों में। 10 किलोमीटर की दूरी 6 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से चलता है तथा बाकी 20 किलोमीटर की दूरी 15 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से पूर्ण करता है, तो पूर्ण यात्रा में अ की औसत चाल होगी। तो फ्रेंड्स, औसत चाल निकालने का फॉर्मूला ये होता है कि टोटल दूरी जो होती है, औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटा कुल समय, कितनी दूरी उसने चली और उस दूरी को तय करने में टोटल समय कितना लगा, ये औसत चाल का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर हमारे पास, हम अगर देखें तो हमारे पास 10 किलोमीटर की दूरी तो दे के रखी है, लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है, चाल दे के रखी है कि इतने किलोमीटर इतनी चाल में उसने पूरा किया। तो हमें क्या चाहिए, समय चाहिए, तो यहाँ से हम समय निकाल सकते हैं। हमें पता है कि चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, तो चाल कितनी दे के रखी है 6, और दूरी कितनी है 10, और यहाँ से हम मान लेते हैं t1 टाइम, तो यहाँ से t1 की वैल्यू कितनी निकलेगी, 10 डिवाइड बाय 6, ये t1 की वैल्यू निकल गई। अब दूसरा उन्होंने कहा है कि बाकी जो 20 किलोमीटर है, तो बाकी की जो 20 किलोमीटर है डिस्टेंस, और t2 टाइम हमें पता नहीं कितने टाइम में उसने कवर करी है, कितनी चाल में, 15 किलोमीटर पर और की औसत चाल से पूर्ण करता है। तो यहाँ से हम t2 टाइम निकाल लेते हैं, तो t2 टाइम कितना निकलेगा, 20 डिवाइड बाय 15, तो इस तरह से t1 प्लस t2 टोटल समय हम यहाँ से निकाल लेते हैं, वो कितना आएगा, 10 डिवाइड बाय 6 प्लस 20 डिवाइड बाय 15, तो इसकी वैल्यू जो निकलेगी कितनी निकलेगी, 90 डिवाइड बाय 30, यानी कि 3 3 ज़ा 9, तो जो t1 t2 है ये कितना निकला फाइनली, 3 घंटे का समय उसने लिया। अब हम औसत चाल निकालेंगे, जो पूरी यात्रा है, पूरी यात्रा के दौरान जो औसत चाल होगी वो कितनी होगी, कुल दूरी कितनी है, ये 10 किलोमीटर, और यहाँ पर 20 किलोमीटर, 10 प्लस 20 10 प्लस 20, ये तो कुल दूरी हो गई, और कुल समय हम निकाल चुके हैं, वो कितना निकला है, 3 घंटा, तो ये हो जाएगा 30 डिवाइड बाय 3, यानी कि 3 10 ज़ा 30, तो जो औसत चाल निकली वो कितनी निकली, 10 किलोमीटर पर आवर। तो उसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन फर्स्ट। एक कार्य को 10 दिवस में पूर्ण कर सकता है तथा बी उसी कार्य को करने में 15 दिवस लगाता है। यदि अ और ब दोनों एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो वो कितने दिनों में उस कार्य को पूर्ण कर लेंगे। ए का 1 दिन का काम कितना है, अ कितने दिन में काम करता है, 10 दिन में काम करता है, ये तो 10 दिन का काम हुआ। और 1 दिन का निकालने के लिए हम 10 को इधर लेके जाएंगे, तो ए का 1 दिन का काम निकलेगा कितना, 1 डिवाइड बाय 10। इसी तरह से हम बी का 1 दिन का काम निकाल लेंगे, बी का 1 दिन का काम कितना निकलेगा, 1 डिवाइड बाय 50। अब दोनों 1 डिवाइड बाय 15, अब दोनों एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं, तो दोनों का एक साथ मिलकर 1 दिन का काम कितना होगा, 1 डिवाइड बाय 10 प्लस 1 डिवाइड बाय 15। चलिए हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेने पर कितना आएगा, 2 5 ज़ा 10, 15, 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, 3 1 ज़ा 3, 2 5 ज़ा 10, 10 3 ज़ा 30, ये हो गया एलसीएम। और ये हो जाएगा, यहाँ पर 10 से 30 को डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम जाएगा, 15 2 ज़ा 30। चलिए आगे और सॉल्व करेंगे तो ये कितना होगा, 3 + 2 5, 5 + 30, 5 1 ज़ा 5, 5 6 ज़ा 30। तो इनका 1 दिन का काम कितना होगा, 1 डिवाइड बाय 6, लेकिन इन्होंने कितना पूछा है, कितने दिनों में पूर्ण करेंगे, तो इसको रिवर्स कर देंगे तो कितने दिन में पूर्ण करेंगे, 6 दिन में। दोनों मिलकर कितने, 6 दिन में उस काम को पूरा कर लेंगे। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 256 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि इसके एक विकर्ण की लंबाई दूसरे विकर्ण की लंबाई की आधी हो जाती है तो विकर्ण की लंबाई का योग क्या होगा। तो फ्रेंड्स, समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला कितना होता है, अगर विकर्ण दे के रखे हो तो 1/2
इंटू विकर्णों का गुणनफल, ये होता है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो हम यहाँ पर विकर्णों का गुणनफल की वैल्यू पुटअप कर देते हैं। तो क्या दिया है, यदि इसके एक विकर्ण की लंबाई दूसरे विकर्ण की लंबाई की आधी हो, तो हमने मान लिया इसकी एक विकर्ण की लंबाई कितनी है, x है, तो दूसरे विकर्ण की लंबाई उसकी आधी हो जाएगी यानी कि x/2। और समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना दे के रखा है, 256। तो ये 256 इंटू 2 इज इक्वल टू x²। तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। और 256 आप सभी को पता है किसका स्क्वायर होता है, 16 का। ठीक है, तो ये हो जाए, ये अगर इसको इस तरह से लिखें, ये स्क्वायर हटा के यहाँ पे अंडर रूट लगाएं, तो ये कितना हो जाएगा, ये 256 किसका अंडर रूट होता है, 16 का। और 2 बाहर निकल जाएगा 1 बन के, तो ये कितना निकलेगा, 16 दूना 32। तो ये 32 क्या हुआ, सेंटीमीटर में हमें वैल्यू मिली। और ये x क्या माना था हमने, विकर्ण की लंबाई। एक विकर्ण की लंबाई कितनी, 32 आ गई। तो दूसरा विकर्ण इसका क्या है, आधा है, तो इसका आधा अगर कर देंगे तो दूसरा विकर्ण कितना हो जाएगा, 32, और इसका आधा करेंगे तो 16। तो एक विकर्ण तो हमारे पास 32 है और दूसरा 16 है। अब इन्होंने क्या पूछा है कि विकर्णों की लंबाई का योग। तो लंबाई का योग एक 32 है और एक 16 है, इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो इनकी लंबाई का योग कितना आ जाएगा, 6 + 2 8 और 3 + 1 4। तो 48 उनका जो आया वो क्या आया, योग आया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि a 45 डिग्री हो तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो आपको क्या करना है कि जहाँ पर भी a दिया है उसकी वैल्यू 45 रखनी है, और दूसरी LHS साइड में भी a की वैल्यू 45 रखनी है, और RHS साइड में भी a की वैल्यू 45 रखनी है। अगर दोनों की वैल्यू सेम आती है तो वो जो स्टेटमेंट है करेक्ट होगा। तो हम पहले वाली इक्वेशन में अगर वैल्यू पुटअप करते हैं तो 10 2 × 45 इज इक्वल टू 1 + 10 स्क्वायर 45। 1045 के लिए आप सबको पता कितनी होती है, 1090 आया, और यहाँ पर आया 1 और 1045। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, 1045 का होल स्क्वायर। और 1090 की जो वैल्यू होती है फ्रेंड्स वो कितनी इनफाइनाइट होती है, और ये वैल्यू 1 होगी, ये 1 का स्क्वायर 1। तो ये तो बिल्कुल मैच नहीं कर रहा है, तो ये इसका आंसर नहीं होगा। सेकंड वाला अगर हम चेक करते हैं sin 2 थीटा की, तो sin 2 × 45 इज इक्वल टू 2 1045 डिवाइड में 1 + 10 स्क्वायर 45। चलिए वैल्यू पुटअप कर देते हैं, ये हो जाएगा sin 90 इज इक्वल टू 2 1045 की वैल्यू 1 होती है, 1 + 1045 की 1 का स्क्वायर करेंगे और आगे सोल्व करेंगे तो sin 90 की वैल्यू फ्रेंड्स कितनी होती है, 1। और इस ये हो जाएगा 2 × 1 2 1 = 2, 1 + 1 2, 2 से 2 कैंसिल और 1। तो ये LHS और RHS दोनों क्या आ गए, इक्वल आ गए। इसका मतलब ये है कि जो इक्वेशन सेकंड है वो क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। इसके अलावा भी आप चेक कर सकते हैं, बाकी चेक करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि हमारा जो आंसर है हमें यहीं पर मिल गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। धातु जो सरलता से ऑक्सीकृत हो जाती है यानी कि ऑक्सीडाइज हो जाती है इजीली, वो कौन सी है। तो इन सभी धातु में जो एल्यूमिनियम धातु है वो सरलता से ऑक्सीकृत हो जाती है क्योंकि इसका जो मानक अपचयन विभव है वो इन सभी से बहुत ज़्यादा कम है। एल्यूमिनियम का सबसे कम होता है इनकी तुलना में मानक अपचयन विभव। तो जिसका मानक अपचयन विभव जितना कम होता है वो उतनी ज़्यादा ऑक्सीकृत होती है। तो यहाँ पर एल्यूमिनियम का मानक अपचयन विभव सबसे कम होता है, ऑक्सीकृत हो जाएगी। इसका राइट आंसर होगा एल्यूमिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या होता है जब सिल्वर की प्लेट पर कॉपर सल्फेट के विलयन में डालते हैं। तो जब सिल्वर की प्लेट को कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाता है तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया नहीं होगी। इसका कारण क्या है, चलिए मैंने यहाँ पर एक लिस्ट दे के रखी है जिसमें क्या है, ये इनकी धातुओं की रिएक्टिविटी शो कर रहा है। जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाओगे इनकी जो रिएक्टिविटी है, इनकी क्रियाशीलता है वो बढ़ती जाएगी, और जैसे जैसे नीचे आते जाएंगी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, और ऊपर जाने पे क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो अगर हम हमारे क्वेश्चन में देखें तो इन्होंने क्या कहा है, कॉपर सल्फेट और सिल्वर की प्लेट को कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाता है। तो ये है क्या, सिल्वर कहाँ है, यहाँ पर, और कॉपर। तो कॉपर सिल्वर से ज़्यादा क्रियाशील है, तो जो सिल्वर है वो कॉपर को विस्थापित नहीं कर पाएगी, तो रिएक्शन हो ही नहीं पाएगी। ये कॉपर सल्फेट CuSO4 है और इसमें आप सिल्वर की प्लेट डालेंगे तो ये जो सिल्वर है ये कॉपर को विस्थापित नहीं कर पाएगी क्योंकि कॉपर सिल्वर से ज़्यादा क्रियाशील है। अगर हम इस टेबल में देखें तो कॉपर ज़्यादा क्रियाशील है एज़ कम्पेयर टू सिल्वर, इसलिए कोई भी रिएक्शन पॉसिबल नहीं हो पाएगी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती है।
इलेक्ट्रॉन वहन करता है। तो इलेक्ट्रॉन के पास क्या होता है फ्रेंड्स, इलेक्ट्रॉन को आपने देखा होगा इस तरह से हम डिनोट करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या है, एक नेगेटिव चार्ज होता है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, 1 यूनिट ऋणावेश होता है, 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कण नहीं है, तो जो फंडामेंटल पार्टिकल्स आपने सभी ने पढ़े होंगे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इन तीनों के बारे में पढ़ा होगा। प्रोटॉन न्यूट्रॉन तो परमाणु के अंदर होते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन चक्कर आसपास चक्कर लगाता है। तो ये तीनों क्या है, एक बेसिक कण होते हैं, फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, लेकिन फोटोन क्या होता है, फंडामेंटल पार्टिकल नहीं है। ऑक्सीकरण संख्या को बढ़ाता है, ऑक्सीडाइजिंग नंबर कौन इंक्रीज करता है, एक अपचायक पदार्थ या फिर ऑक्सीकारक पदार्थ। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑक्सीकारक पदार्थ, ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस जो होता है वो ऑक्सीकरण की संख्या को बढ़ाता है। वह सेल जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है उसे क्या कहा जाता है, तो गैल्वेनिक सेल, वोल्टेक सेल और शुष्क सेल, ये तीनों सेल तो क्या होते हैं, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं, लेकिन विद्युत अपघटनी सेल क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, विद्युत अपघटनी सेल। आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है, तो फ्रेंड्स जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो किस पर बेस्ड होती है, परमाणु क्रमांक यानी कि एटॉमिक नंबर पर बेस्ड है। फॉर्मल्डिहाइड कार्बन यौगिक निम्नलिखित में से किस हाइड्रोकार्बन से प्राप्त किया जाता है, तो ये मीथेन यानी कि CH4 से प्राप्त किया जाता है। और फॉर्मल्डिहाइड क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है CH2O, ये फॉर्मल्डिहाइड होता है और ये किससे प्राप्त किया जाता है, मीथेन यानी CH4 से। रेडियम प्राप्त होता है, रेडियम कहाँ से प्राप्त होता है, ये पिच ब्लेड से प्राप्त होता है। स्फटिक यानी कि क्वार्ट्स किसका क्रिस्टली रूप है, ये क्रिस्टलाइन फॉर्म है, तो ये सिलिका का क्रिस्टली फॉर्म होता है। तो फ्रेंड्स आज हमने टेक्निकल का 4th मॉडल पेपर आप लोगों से डिस्कस किया है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो, और टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।